हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। आज हम आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल मैगज़िन्स लेके आए हैं जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। जैसे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है, क्लैट का पेपर है या स्टेट जुडिशरी का पेपर हो। ये मेंस आंसर राइटिंग में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए चलते हैं। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मीन्स राइट टू बी हर्ड, राइट टू अ फेयर हियरिंग। आपकी बातें सुनी जानी चाहिए। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी केस फाइल होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, तो दोनों पार्टीज को सुनना अनिवार्य है। दोनों की बातें सुनने के बाद ही नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। आप चाहे लेमैन टर्म में कह लीजिए, लॉ की लैंग्वेज में देख लीजिए कि अगर दोनों पार्टीज को नहीं सुना जाएगा तो ये एक्स पार्टे होता है, यानी एक पार्टी को सुन के डिसीजन दे दिया है। लेकिन ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू बोथ द साइड्स, टू बोथ द पार्टीज इक्वली। इसीलिए इसको नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी कहा गया है। ये फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बात करता है और मनमाने तरीके से दिए गए किसी भी जजमेंट को रेलेवेंट नहीं कहता है। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम क्या हमारे संविधान में कहीं पे प्रोवाइडेड है? तो बिल्कुल है। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14-21 संविधान में 14 बात करता है इक्वालिटी की। आर्बिट्रेरी तरीके से कोई भी जजमेंट पास किया गया है तो उसको रेलेवेंट नहीं कहता है। ये इक्वालिटी की बात करता है। नो बडी इज सुपीरियर और एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इक्वल ही सबको ट्रीट किया जाएगा। इक्वालिटी सबके लिए है, ये किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती है। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। पर्सनल लिबर्टी यानी हमारी आज़ादी और हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो इसमें एक्सप्रेसली तो मेंशन नहीं है, लेकिन इनहेरेंटली या आप इसको अगर इंटरप्रेट किया जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके की मनमानी नहीं चलेगी। ये आर्बिट्रेरी डिसीजन को रोकता है, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करता है। ये एक जस्ट रीजनेबल प्रोसीजर पे काम करता है। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नेमोजेडेक्स इन कॉजा सुआ। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है किसी भी केस में, वो खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो इन्वेस्टिगेटर नहीं होगा, प्रोसिक्यूटर नहीं होगा और किसी भी जजमेंट में फाइनल जज उसको नहीं नियुक्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो मिसकंडक्ट किया है उसने, तो मिसकंडक्ट अगर उस पुलिस ऑफिसर ने किया है तो उस पर्टिकुलर केस में ना तो वो एज अ इन्वेस्टिगेटर रोल दिया जाएगा, ना ही उसको प्रोसिक्यूटर का रोल दिया जाएगा, और ना ही वो किसी तरीके से किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ या कहीं पे भी उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये आरोप उसके ऊपर ये आरोप पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगाया गया है मिसकंडक्ट का। ये इस प्रिंसिपल पे भी काम करता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शैल बी सीन टू बी डन। केवल जस्टिस दे देना ही काफी नहीं है, ये दिखाई देना चाहिए कि जस्टिस मतलब न्याय हो रहा है हमारे समाज में। इसका इम्प्लीमेंटेशन किससे किया जा रहा है, इसको एनफोर्स कैसे किया जा रहा है, ये रेलेवेंट है। नेक्स्ट, वॉलंटायर नॉन फिट इंजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ने कई बार नोटिस भी किया होगा कि अ विलिंग पर्सन टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी किसी तरीके से विलिंगली इन्वॉल्व हैं और उसके बाद आपको कहीं इंजरी हो जाती है तो उसके लिए आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, किसी को लायबल ठहरा नहीं सकते हैं। जैसे क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच खेला जाता है तो ऑडियंस वहाँ अवेलेबल होते हैं, जितने भी ऑडियंस वहाँ रहते हैं जो मैच वॉच कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द मैच कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले एक कंसेंट फॉर्म दिया जाता है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए ना तो हॉस्पिटल जिम्मेदार होगा ना डॉक्टर जिम्मेदार होगा। कोई पैसेंजर है जो राइड कर रहा है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या इंटॉक्सिकेटेड ड्राइवर के साथ,
तो अगर कोई भी अनहोनी होती है तो आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके लिए, क्योंकि आप अपनी मर्जी से उसके ऑटो में, कार में बैठे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट, वॉलंटारी नॉन फिट इंजीरिया के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे इलीगल एक्ट, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस और इफ द एक्ट इज डन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आपको राहत दी जा सकती है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसी और पे शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट है रेस इप्सा लिक्विटर, विच मीन्स थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो भी इंसिडेंट है वो खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में जो कंसेंट फॉर्म साइन होता है, और कंसेंट फॉर्म साइन होने के बाद जब ऑपरेशन चल रहा है और ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से जो ऑपरेशन चल रहा था, सर्जिकल टूल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी बॉडी में रह जाता है, किसी भी बॉडी पार्ट में, तो उसके लिए डॉक्टर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि द एक्ट इटसेल्फ सेज कि यहाँ पे डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, केयरलेसनेस है, डॉक्टर ने ठीक से काम नहीं किया है। यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ पे आपका लीगल राइट है और अगर उस लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए आपको रेमेडी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, उस पर एक स्ट्रेंजर ट्रेसपास कर रहा है, यानी बिना मेरी परमिशन के, विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना ट्रेसपास कहलाता है। इवन इफ कोई भी स्ट्रक्चरल डैमेज या कोई भी चोरी नहीं हुई, वहां पे भी चुराया नहीं है, तब भी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेसपास है। आप बिना बताए, बिना परमिशन के, बिना ओनर की परमिशन के आप पर्सनल प्रॉपर्टी पे एंटर कर रहे हो। नेक्स्ट, डैमनम साइन इंजीरिया, विच मीन्स डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्ट्रीट में या किसी लोकेलिटी में एक बेकरी की शॉप चला रहे हैं। तो बेकरी की शॉप अगर चल रही है, पूजा ने बेकरी की शॉप खोली एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में राम ने भी बेकरी की शॉप खोल दी और थोड़ा हाई प्रोफाइल तरीके से खोली गई। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ का। तो अगर इस बीच जो कस्टमर पूजा के थे, मतलब बेकरी के, एक बेकरी जो पहले से वहां पे थी, उसके कस्टमर अगर अट्रैक्ट होके राम की बेकरी में चले जाते हैं, तो इससे आपका फाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है, लेकिन ना तो कोई स्ट्रक्चरल लॉस हुआ है, ना कुछ चुराया गया है। तो मेयरली इस बेसिस पे आप किसी को सू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, ये एक फेयर कंपटीशन है, और ये फेयर कंपटीशन है, फेयर तरीके से किया जा रहा है। और अगर आपका कॉम्पिटिटर आपको कोई लॉस नहीं पहुंचा रहा है एक्सेप्ट फाइनेंशियल लॉस, तो इसमें कोई भी डैमेज नहीं हो रहा है और कोई भी आपको राइट नहीं है कि अदर पार्टी को आप सू कर पाए। यहाँ पे आपके पास कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है। तो ये कुछ लीगल मैक्सिम थे, और ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगी। आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी कि आपको मैं समझा सकूं इजी लैंग्वेज में। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।